क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत हो रही है? वो सिंपल क्वेश्चन है, बस साइन रूल का वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। हमने साइन रूल में जो भी पढ़ा है बस उसको वहाँ पे यूज़ कर लो। साइन रूल क्या कहता है कि हम लोग जहाँ पे भी साइन ए लिखा होता है उसको ए से रिप्लेस कर सकते हैं या के से रिप्लेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या कह दिया उसने कि साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इज इक्वल्स टू 3 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। साइन रूल के हिसाब से वी कैन राइट साइन ए एज ए के, साइन बी एज बी के एंड साइन सी एज सी के। तो अगर मैं ये रिप्लेसमेंट यहाँ कर देता हूँ तो ये बन जाएगा के क्यूब ए क्यूब, कॉमन ले लेता हूँ उसको मैं, और इस साइड में क्या आ जाएगा 3 के क्यूब ए बी सी। ये समझ में आया पहला स्टेप। अब दोनों साइड से के क्यूब कट कर दो तो तुम्हारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन ने तुम्हें क्या दे दिया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc के इक्वल है। अब इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू को बताना है कि वो किसके इक्वल होगा। तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि तुम C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी हो जाएंगे। यहाँ वैल्यू पुट नहीं करना है क्योंकि वो साइड्स है, यहाँ पे हम 1 2 3 नहीं डाल सकते। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 1 1, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो 2 0 बना के खोलो या उसको वैसे ही खोल लो। तुम्हारे पास में अल्टीमेटली जो आएगा वो क्या आएगा मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी तो आ ही चुका है, इस पूरे से आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब देखो 9th क्लास में एक फॉर्मूला था जो हमें इस बात को रिलेट कराता है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल है तो इसका मतलब होता है दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज 0। तो ये जो भी आंसर आया है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके उसमें ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा 0 है। दैट मीन्स कि टोटल आंसर तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें यूज हुई हैं, एक तो ये साइन रूल और एक वो वाला फॉर्मूला। साइक्लिक, हाँ साइक्लिक है, वो तो लिखा ही ना हमने। वो चीज को देखना है पहले, वो लाओगे कैसे, वो लाओगे साइन रूल से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो, फोर्थ में प्रॉपर्टी है ना, कॉम्बिनेशन के साथ लिंक कर दिया उसने क्वेश्चन को। तुम्हारे पास में एक ये पूरा डिटर्मिनेंट है सी एन 9,4 सी 9,3 और फिर सी 10,n-2। तुम बाकी सबको छोड़ो, तुम ये सोचो कि अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, क्या ये बन जा रहा है NC4 प्लस 9C4 प्लस 9C3 के फॉर्म में। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10C4 के। और ये 10C4 को अगर मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, ठीक है, अभी क्यों कर रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा। इन दोनों को इक्वल करने पे क्या होगा कि 4 प्लस n-2, एक सेकेंड, 4 प्लस, हाँ 4 इज इक्वल्स टू n-2 होगा या फिर 4 प्लस n-2 इक्वल्स टू 10 होगा। तो अगर मैं 4 को n-2 के इक्वल करता हूँ तो n की वैल्यू आ जाती है 6। अगर मैं इससे करता हूँ तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8। अब n को 8 ना लेके मैं 6 ही ले रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। सेकेंड रो में आऊँ, सेम काम यहाँ पे भी करो, C11,6 C11,5 और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है C12,n। सेम काम, इन दोनों को पहले ऐड करो, 12C6 हो जाएगा और उसको इक्वल कर लो पहले 12C n के साथ। तो n की वैल्यू 6 या n+6 इक्वल्स टू 12। इससे ये कंफर्म हो गया कि n 6 होगा। लेकिन हम लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, कर इसलिए रहे हैं क्योंकि इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 दे रखी है। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा कर लें कि इन दोनों को ऐड करके इसके साथ में इक्वल कर लें, मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं, इसको 0 के इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं हम, 0 बनाना है क्योंकि ऑलरेडी वो 0 तुमको दे रखा है वहाँ पे। सेम काम नीचे वाले के साथ करना है, लेकिन नीचे वाले में अब m की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, उसमें n हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो उससे तुमको m मिल जाएगा जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट सेवेंथ में उसने तुमको पूछा है कि ए बी माइनस बी ए किस तरह का मैट्रिक्स होगा, ये उसका कहने का। और उसने पहले ही बता दिया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। दैट मीन्स अगर ए और बी सिमेट्रिक है
तो ए डैश का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा और बी डैश का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ये तो मालूम ही होगा। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इसके नेचर को चेक करने की कोशिश करें तो ए बी माइनस बी ए ये किस तरह का है, तो इसका भी ट्रांसपोज कर दो। अगर ये वैल्यू इक्वल आ जाए ए बी माइनस बी ए के तो फिर ये क्या है, सिमेट्रिक है। लेकिन अगर ये आ जाए माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए के इक्वल, या जिसको हम लोग कह सकते हैं बी ए माइनस ए बी के इक्वल, तो फिर इन दैट केस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ डायरेक्टली वो नहीं कह रहा, लेकिन हम सोच रहे हैं पता चल जाएगा तुमको। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब रिमूव करोगे तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश माइनस बी डैश ए डैश, और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि ए डैश ए बी का होल डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश होता है। तो ए डैश बी डैश अगर लिखा है तो ये किसका होगा, फिर बी ए का होल डैश, और ये हो जाएगा ए बी का होल डैश। लेकिन इसको जब हम लोग चेंज करेंगे, बी ए का होल डैश हो गया और वहाँ पे ए नहीं, एक सेकंड, ये नहीं करना। ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के, और बी डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, बी। यहाँ पे ये कितना हो गया, बी। अब जरा देखो कि ए बी माइनस बी ए का होल डैश करने पे हमें क्या मिल गया है, ए बी माइनस बी ए, मतलब ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें वो दो चीज़ें पूछ रहा है कि इट्स डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल बट नन जीरो। अब ये सही है या गलत है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे दे आर इक्वल बट नॉन जीरो, सही है ये। और दूसरा जो कह रहा है सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो, नहीं यही तो है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो उस चीज़ को पहले देख लेना कि वो प्रॉपर्टी मालूम है कि नहीं। तुमने ये प्रूफ किया है कि ये जो है ए बी माइनस बी ए का होल डैश वो किसके इक्वल हो रहा है, ए बी माइनस बी ए के। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या डायगोनल एंट्रीज इक्वल होने के साथ साथ नन जीरो होती है, इक्वल होती है, कोई जरूरी नहीं है। तो पहला वाला तुम्हारा गलत है फिर। और दूसरा क्या कह रहा है कि सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। हाँ, नॉन डायगोनल एंट्री जो होते हैं, अगर नॉन डायगोनल एंट्री किसको बोल रहा है, मतलब जैसे यहाँ पे कुछ भी फिक्स कर दो, बाकी सबको वो जीरो कह रहा है। ऐड करने पे तुम कोई भी एक मैट्रिक्स लेके करो ना, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था तो मैंने समझाया था। जैसे कोई मैट्रिक्स ऐसा ले लो जिसका ट्रांसपोज करने पे वो मेन मैट्रिक्स के साथ में इक्वल हो जाए, तो उसमें तुमको देखना पड़ेगा कि बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं सम करने पे वो जीरो होना चाहिए। नहीं, डायगोनल एंट्रीज क्यों इक्वल होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं। तो इसका मेरे ख्याल से सही आंसर सी ऑप्शन दिया है ना मैंने, सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। सेवन। अरे वो चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ उसने, सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज, हाँ ओनली टू, वही कह रहा हूँ, सम ऑफ इट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज इज जीरो। नेक्स्ट, फर्स्ट नहीं बताया क्योंकि किसी ने पूछा नहीं मुझे। फर्स्ट इजी है, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है तुम्हें 1/2√2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दे रखा है तुम्हें 1/729। ऐसा एक क्वेश्चन और भी दिया है मैंने। अब तुमको पूछा हुआ है होल डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ 2b ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ 3a, इसको क्लोज करके इस पूरे का होल डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टी मैंने तुम लोगों को बताई हुई है। पहली प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे तुम्हें लगाना है 2b के साथ में, वो क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स का तुम्हें ऑर्डर पता है, दोनों ही मैट्रिक्स 3x3 के हैं, तो अगर तुम कोई भी कांस्टेंट उसके साथ में मल्टीप्लाई करो, जैसे 2b कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, 2n मतलब वही 2 3, और साथ में क्या लेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है मतलब 1/729। अब एडजॉइंट 3a जो है, इसका एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था कि एडजॉइंट ऑफ a जो होता है दैट इज a की पावर में n-1। लेकिन यहाँ 3 भी बैठा हुआ है, तो पहले क्या करोगे, 3 का क्यूब, और फिर a के पावर में, a की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ 1/2√2, और पूरे के पावर में, इस पूरे के पावर में n-1 दैट इज स्क्वायर। इससे आ रहा है आंसर, पहले एक बार चेक करो, करें एक बार, देखते हैं एक बार। 8 इंटू 1/729, और ये कितना हो जाएगा, 3 का पावर 6 मतलब 729,
और 1/2 √2 का स्क्वायर दैट इज 1/8। हाँ, ये सारे वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल होंगे, आंसर आएगा 1। एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन 6th में भी है, वो भी इसी कंसेप्ट से हो जाएगा, उसमें भी सेम काम करना है, बाद में अल्फा और बीटा पावर्स को ऐड करने के लिए बोला। अच्छा, इस पेज में और कोई ये क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके साथ में तुमने कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा वो उस ऑर्डर को पावर में ले लेगा। जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो b का जो भी ऑर्डर है 3 × 3, तो 2 उसको पावर में लेगा और साथ में उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू b की जो भी थी, b की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू थी। उसके बाद 3a तुमने लगाया है, तो फिर से 3 का पावर 3 तो आएगा ही आएगा। और एडजॉइंट a के लिए मैंने कल क्या बताया था, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a होल रेज टू द पावर ऑफ n-1, उस पूरे के पावर में n-1 लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 क्यूब को छोड़ देना है, 3 क्यूब के साथ 1/2 √2 पूरे के पावर में n-1। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो? फिफ्थ को ओपन कर लो या वैल्यू पुटिंग कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। तुम इसमें ऐसे एंगल्स लेना जो कि इजी भी हो और जिनका सम 180 डिग्री आ रहा हो। 60 पे खोल लो, उसको आराम से हो जाएगा। उनकी वैल्यूज अलग है, बट ध्यान रखना ABC मिला के तुम्हारा 180 होना चाहिए। तो 60 से बेटर चॉइस नहीं, उसको खोलने पे वो 0 आ रहा था। 8 ऐसे ही अभी बता देता हूँ। 8 में तुमको दे रखा है कि AB जो है वो AC के साथ में इक्वल, और वो बोल रहा है कि इसका मतलब है कि B = C इफ A इज नॉन सिंगुलर। पहले बताओ नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? नहीं होना चाहिए। तो ये B = C होना ही होना है, होना ही होना है ना। अगर 0 हो जाता, अगर सिंगुलर हो जाता तो क्या होता? ये दोनों साइड को 0 बना देता ना फिर। इसीलिए अगर उसको हम लोग काट रहे हैं तो ये मान के काट रहे हैं कि वो नॉन सिंगुलर है। अच्छा, दूसरे वाले में उसने लेकिन जो बोला है Bx = Cx फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स X देन B = C। अब ये जरूरी नहीं है, इसमें डाउट आ सकता है, क्योंकि अगर मान लो Bx = Cx कर रहे हैं फॉर एवरी कॉलम मैट्रिक्स हैविंग n रोज देन B = C। हम लोग B और C को कुछ ऐसा ले सकते हैं जो कि अनइक्वल है, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसके लिए B और C तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। चौथा मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ आ जाओ, इसी में अभी स्लाइड में ये रहा। इन दोनों को पहले ऐड कर दो। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है NCR + NCR-1 की, तो उससे वो 10C4 हो जाएगा। उसको इक्वल कर रहा हूँ मैं 10Cn-2 के साथ में, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें 0 दे रखी है। कहाँ पे? नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला थोड़ा भूलते हुए तो लग रहे हो। NCR + NCR-1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू n+1 CR। R और R-1 में बड़ा कौन होता है? R ही बड़ा होता है ना। तो अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो जो बड़ा वाला वैल्यू 4 और 3 में जो बड़ा है वो वहाँ पे आएगा। इससे तुम्हारा n की वैल्यू 2 आ रही है, 6 और 8। इसको कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट वाले रो के साथ में भी सेम काम करो। अब C11 6 और C11 5 है, 12C 6, उसको इक्वल करोगे 12Cn के साथ। अब दोनों ही केस में 6 ही आएगा, इनकी वैल्यू खत्म है। अब बोलो, इस पेज का हो गया सारा? स्क्यूसिमेट्रिक आ रहा है क्या? देख ले मैं कर लेता हूँ। ये रहा, सामने ही क्या, A' A के इक्वल है, B' B के इक्वल है। AB - BA का होल ट्रांसपोज अगर AB - BA के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक है, अगर BA - AB के इक्वल आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने प्रूफ स्टार्ट किया यहाँ से, ये देखो AB, ये LHS को कर लो ना, AB का होल ट्रांसपोज माइनस BA का होल, AB का, अच्छा ओके, नहीं मैंने सबसे गलत किया है। ये हो जाएगा A' माइनस A', तो ये बन जाएगा BA माइनस A। हाँ ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया था फिर वो। हाँ, ये गलत किया मैंने, यहाँ पे गलत कर दिया। बट देन उस केस में भी तुम्हारा वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा, प्रॉपर्टी में कोई गलती नहीं है। ठीक, चलें फिर आगे। नेक्स्ट, इसके तो सारे कर लिए थे मेरे ख्याल से तुम लोगों ने, 12 से लेकर 21 के अंदर। फिर वापस आ गया 9th में क्या है?
सम ऑफ द रूट्स निकालना है भाई, सॉल्व कर ले उसको और कुछ कर मत। देखो 0 0 ऑलरेडी दो जगह आ चुका है तुम्हारा, ठीक है, देखो ध्यान से। अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूँ, ये मालूम है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0 क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, इनका सम किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बस इसका यूज करना पड़ सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो इसमें तुमको 0 0 0 के साथ में यहाँ पे x प्लस बी दिया है, फिर x माइनस ए, x माइनस बी, फिर 0, फिर x माइनस सी, फिर x प्लस सी और फिर 1, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन इक्वल है 0 की। तो सीधी सी बात है, मैं ये वाले कॉलम से खोल लेता हूँ, यहाँ पे x प्लस बी लिखा, छुपा दिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी। अब पूरे को खोल लो, x प्लस बी अपना बैठा रहा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। अब इसको खोलोगे तो वहाँ पे तुम्हारा क्यूबिक इक्वेशन बन गया होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जैसे लिखोगे तो वो दिख जाएगा, माइनस बी बाई ये उसका माइनस एक्स वाला जो कोफिशिएंट है उसको, हाँ वहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक और आएगा, एक और आएगा, हाँ 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 हाँ, रूट्स हो गया उसके, वो भी है, सम ऑफ द रूट्स कर लो उसका वहाँ पे। चल नेक्स्ट बोलो, जल्दी जल्दी पूछो, खत्म करो इसको। हाँ 7, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पॉइंट पे इंडिपेंडेंट, क्या करोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स हमने क्या पढ़ा होता है, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, वो बोल रहा है इंडिपेंडेंट, तो गलत हो गया ना, जिस पॉइंट पे तुम फोर्स को अप्लाई कर रहे हो उसके ऊपर तो डिपेंडेंट होगा ही होगा, उसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। दूसरी चीज वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो सही है, नहीं बहुत नहीं हो रहा है ना, इंडिपेंडेंट गलत है वो, दैट इज डिपेंडेंट। 16th में सीधा सीधा एक काम कर लो, तुम्हारे π/3 π/4 के साथ में जो तीसरा एंगल फॉर्म होने वाला है वो क्या होगा पहले फाइंड कर लो। π/3 क्या वैल्यू देगा तुमको, 60 डिग्री। आज की क्लास में हमने टॉपिक करनी है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर जो होता है वो तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उनके कोसाइन का स्क्वायर का सम, जिसको डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा फर्स्ट वाला जो है वो π/3 है, अल्फा तुम्हारा π/3 हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना बन जाएगा 1/4, और दूसरे वाले के साथ वो π/4 बना रहा है तो ये 1/2, तीसरा हम लोग को निकालना है अभी। तो इन दोनों को ऐड करके तुम्हारा कितना हो गया, ये 3/4, 3/4 वहाँ जाके कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1/4 होगा, कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 मतलब गामा कितना हो गया 60 डिग्री। तो तीनों एंगल तुम्हारे पॉजिटिव हैं, तो जब कंपोनेंट्स लिखने जाओगे तो तुमको तीनों कंपोनेंट्स को पॉजिटिव ही देखना है वहाँ पे। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये, पहले वाले में 1√2 एंड 1। 14th ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज कब होता है, इसका आंसर शायद गलत दिया था मैंने, एक बार इसको चेक कर लेंगे। What are the values of x for which the angle between this is obtuse? Obtuse मैंने कल क्या बताया था, कब obtuse होता है, जब a डॉट b is less than 0। बस स्टार्ट हो जाओ यहाँ से, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x लेस देन 0, इसमें से कॉमन ले लो x, हाँ ठीक है 3x भी कॉमन ले सकते हो। तो अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए, यही कहना चाह रहा है, या फिर इसमें ऐसा, हाँ तो बोलो क्या कब हो सकता है। देखो इसके क्रिटिकल पॉइंट पहले निकाल लो, 0 और 2 आ गए ना जैसे हम लोग करते थे, तो एक हो गया माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच सारे नेगेटिव वैल्यूज होंगे, यहाँ डालोगे नेगेटिव डालो आएगा, यहाँ डालोगे तो भी नेगेटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव नहीं चाहिए ना हम लोग को, तो ये गया। और 2 से इन्फिनिटी के बीच में अगर डालोगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 वाला आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए ऑप्शन, हो जाए ए ऑप्शन, हाँ गलत है, यही दिया था। तो फिर एक और क्वेश्चन है वहाँ पे गलत हो सकता है, 20 वाला चेक कर लो एक बार, 20 में क्या टिक किया तुम लोगों ने, सी मैंने गलत कर दिया था शायद, एक बार चेक करना,
हाँ वही बोल रहा हूँ, उसका आंसर गलत दिया था, वहाँ बी दे दिया था मैंने गलती से, वो सी होगा। दैट इज क्वाइट वेल अंडरस्टूड, क्योंकि इसी क्वेश्चन का रिप्लिका है एक तरह से देखा जाए तो। 21 तो कोलिनियर वाला है, कोलिनियर वाला कल एक क्वेश्चन किया था हमने पेपर में, जो मेन फर्स्ट दिन दिया था। तुमको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, इनका पहले वो बनाओ, पोजीशन वेक्टर बनाओ। अब ये कैसे बनाओगे? इसके लिए तुमको कंपोनेंट्स को, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को माइनस करना है। जैसे इसको माइनस करोगे, 40 माइनस 60 कितना हो गया? -20 आई, और वहाँ से आ जाएगा माइनस, अच्छा सॉरी -8 है, हाँ तो -8 -3 कितना हो गया यहाँ पे? हाँ ठीक है, -11 जी, ये बन गया एक। अब इन दोनों को करो माइनस, बीटा -40 आई कैप, और फिर क्या आएगा? माइनस का 44 जे कैप। कोलिनियर के लिए मैंने एक बात तुम लोगों को बताई हुई है कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का जो रेशियो होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू ईच अदर। अब सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको ऐसे लिख लो, 20/40 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 इज इक्वल्स टू 40 माइनस बीटा, आ गया बीटा की वैल्यू। ठीक है, -40 हो जाएगा ना बाद में, इसको यहाँ भेजोगे आंसर। अब तुम वो बोल रहे हो, वो लंबा पड़ जाएगा तुमको, ऐसे करना कह रहे हो ना, इसको 0 की, ये कह रहे हो, हाँ लंबा पड़ेगा तुमको, ये ज़्यादा बढ़िया है। हाँ जल्दी चलो, नेक्स्ट उधर पूछो। 19th, अबे ये जो तू करता है ना, ये घटिया काम कर जाता है, तो पूरा ही लात मार दिया, वो पूरा हिल गया होगा मेरे ख्याल से, देखना। अरे थोड़ा है, मैटर करता है ना, थोड़ा क्यों हिलना है थोड़ा सा उसको ना, वो साइड का बैकग्राउंड में नहीं चाहता कुछ दिखे। हुआ ठीक हुआ? लास्ट टाइम भी एक बार ऐसे ही कर दिया था तुमने। हाँ 19th में उसने तुमको क्या बोला है? ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4, मतलब दोनों ही वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है वो आपस में इक्वल है 4 के, और ये दोनों इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ एट एन एंगल ऑफ π/3। अब उसने पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड a माइनस बी। तो सबसे पहले a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए होल स्क्वायर मारो। अब होल स्क्वायर मारोगे तो क्या आएगा? पहले 16, फिर 16 -2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू कॉस π/3, दैट इज 1/2। ये गया, टोटल 16 ही आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 इसको का। अब a माइनस बी की मैग्नीट्यूड वैल्यू हो गई 4 के इक्वल। अब तुमको क्या फाइंड करना है? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड a माइनस बी वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट a माइनस बी। अब ये क्या बन गया? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नहीं एक सेकंड, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, नहीं ठीक है मैं, और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इंटू कॉस अल्फा ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब a डॉट ए क्या होता है? माइनस a डॉट बी। a डॉट बी हम लोग निकाल सकते हैं, ये इसका तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हमारे पास है 4, ये 4, ये एंगल हम लोग को निकालना है। अब a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख लो, 16, ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4 और फिर 1/2, कितना हो? 8 आ गया, और ये कितना हो गया तुम्हारा? 16। तो अब सीधा 1/2 आ रहा है कॉस अल्फा की वैल्यू, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू π/3। ये हाँ वही मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को डॉट करो, ब्रैकेट खोल दिया सीधा। एंगल वहाँ पे तुम यूज कर सकते हो, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, मैंने बाद में यूज किया उसको। 12th क्या? 13th खोल दो ना। 13th तो लाइंग ऑन द सेम प्लेन, जैसे ही बोला वहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। लाइंग ऑन द सेम प्लेन का मतलब क्या है? कि उसने तुमको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। तो जब हम लोग इसको करने जाएंगे तो वो कल जैसा एक क्वेश्चन किया था वैसे ही होने वाला है। जैसे तुमको अभी क्या दे दिया? 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इंटू 5a वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ पे b प्लस 2c। पहले ब्रैकेट के अंदर संभाल लेते हैं। 3a क्रॉस 5a क्या होगा? 0 हो गया। 3a और ये कितना हो जाएगा? -12 a क्रॉस c, फिर उसके बाद आ गया 10 b क्रॉस a, लास्ट वाला फिर 0 हो जाएगा। और अब इसको डॉट कर रहे हो किसके साथ? b प्लस 2c के साथ। स्टार्ट हो जाओ। ये इसके साथ जब डॉट होने जाएगा तो क्या आ जाएगा? -12, लेकिन ये वाला पार्ट आएगा तो वो वैल्यू तो 0 के इक्वल है। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर 2 वेक्टर्स लाइक हैं तो उस वजह से 0 हो गया।
अब फिर इन दोनों को करने जाओगे, सेम रीज़न, सी और सी सेम हो गया, और इन दोनों को करने जाओगे फिर से ये वाला रीज़न, आंसर फाइनली 0 हो जाएगा। कौन सा? 2b -4c। अच्छा अच्छा, एक मिनट, नहीं उससे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में ये जब मल्टीप्लाई होगा b के साथ और यहाँ c के साथ, तो वो वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो ठीक, पीछे चलो। हुआ नहीं है ना, वही तो बात है, तुम हो गया क्या बोल रहे हो, पीछे ही तो मेन है, यहाँ से गेम गेम स्टार्ट होता है तुम लोग। बोलो इंटीग्रेशन, कार्तिक इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहे तो फिर क्या फायदा। हाँ बोलो, पूछो पूछो, इसमें से जो नहीं आता। 22 नहीं आता? क्या है 22 में? अबे 22 नहीं आता, अभी 12 तारीख को पेपर देने के बारे में सोच कैसे रहे हो? एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर है, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स है। बोलो एक्स की पावर एक्स को अगर मैं टी ले लेता हूँ तो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितनी बार बताया हुआ है? आ गया तुम्हारा डी टी बन के। अब तुम बोलोगे ये दूसरा वाला कहाँ से लाओ, इसको तोड़ के लिखो ना, यहाँ ए की एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। अब सोचो जो मैंने बोला, तुमने एक्स की पावर एक्स को टी लिया एक टीचर, और बाकी जितना आया है ये सारा का सारा इसका डेरिवेटिव है, तो ये क्या बन गया? टी डी टी मतलब टी स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर। देख लो आंसर चेक कर लो, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, तो एक पहले भी बोल दो कि सारे करवाने, कुछ भी नहीं करोगे तो नहीं होगा बच्चे। मैं क्यों इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इजी है, मैं बोल दूंगा चल छोड़ दो तुम लोग, 4-5 क्वेश्चन है बोल दो, वैसे मैं खत्म कर देता हूँ। देखो मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एम आई गोइंग टू गिव द पेपर ऑन योर बिहाफ? मैं तो नहीं जा रहा ना पेपर देने, तुम्हें कुछ एफर्ट्स डालने, या तो बोलो कि सर आप ऐसा करो, तो बाकी चैप्टर्स करवा दो, इंटीग्रेशन छोड़ दो, मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू डू द क्वेश्चन। मेरे सॉल्व करने से कुछ नहीं होने वाला है, बस मेरी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी, मुझे क्या करना है अभी स्पीड बढ़ा के। तो लोगों पेपर्स क्यों करना नहीं चाह रहे हो इंटीग्रेशन? मैं बार बार जब बोल रहा हूँ एज ए टीचर तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन करना, या तो तुम मुझे बोलो स्ट्रेट अवे एज ए स्टूडेंट कि सर हमने जिंदगी में नहीं किया, मैं फोबिया, हम नहीं करेंगे इस चैप्टर को। अब 20 क्या 40 क्या 100 क्वेश्चन करो, हम लोग एक क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बात यहीं ओवर एंड आउट हो जाती है ना। तुम्हें नहीं करना, मुझे बोल दो कि सर मुझे नहीं करना ये टॉपिक, क्योंकि मेरे करवाने से क्या होगा, मैं तो करवाते चले जाऊंगा, जब मैंने पेपर बनाया तो मुझे तो सारे क्वेश्चन आते ही होंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात उखाड़ रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं उखाड़ रहा है यहाँ पे। तुम लोग उसको सीख क्यों नहीं रहे हो? वाई यू आर नॉट गेटिंग, वाई यू आर नॉट सजेस्टिंग मी कि सर ये करना है इसमें। तुम भले ही पेपर में मत करो, अभी तो करो इसको कम से कम। बोलो अब ये मैं कई बार 10 बार ही बता चुका हूँ कि ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो वाई यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न एनीथिंग? इस फॉर्मूला को क्यों नहीं यूज करने की कोशिश कर रहे हो? इसके अंदर ये लगाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गधे से गधे बच्चे भी इस फॉर्मूला को लर्न कर चुके हैं और यूज कर रहे हैं। अब बताओ इसमें एफ एक्स किसको मानोगे और एफ डैश एक्स कौन से? गधा भी कोई बता देगा कि ये एफ एक्स होगा। अब इसका डेरिवेटिव करना जरा, हाँ करें एक बार, डेरिवेटिव करके देखें बाकायदा। x इंटू 1/x प्लस लॉग x इंटू 1, एक लाइन में हो गया क्वेश्चन। तो फिर इसका आंसर क्या हुआ? बिकॉज दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स, तो पूरा आंसर हो गया e की पावर x एफ एक्स, दैट इज x लॉग x। है ऑप्शन में कहीं पे? पहले ही ऑप्शन है। चलो अब बताओ 25 में ना एक बार देख लेना, ये जब दिया हुआ है ना तुम्हें, तो 0 से π/4 के बीच में देखो इसके दो सब्स्टिट्यूशन है। 1 माइनस साइन 2x इज इक्विवेलेंट टू दैट फॉर्मूला 1 माइनस साइन x। मैंने बताया था इसके बारे में कि इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, या फिर साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अच्छा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये तुमको देखना है कि 0 से π/4 के बीच में cos बड़ा होता है या साइन। तो तुम्हें पहले वाले के साथ जाना पड़ेगा। अभी इस क्वेश्चन में तो x/2 रहेगा नहीं, अभी इसके लिए लिखा था मैंने, यहाँ पे x/2 लिख दो, बट मेरा जो मेन क्वेश्चन है उसमें तो 1 माइनस साइन 2x है, मैं उसके हिसाब से बता रहा था। तो अब तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? रूट का 1 माइनस साइन 2x अगर है तो ये पूरा का पूरा इस पे डिपेंडेंट हो गया, तो तुम अब यहाँ से ये हटा के सीधा लिख दो cos x माइनस साइन x। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन x, और साइन x का cos x का sin x होता है और उसका माइनस cos x। ये आ गया ना तुम्हारे पास में? हाँ बोलो अभी क्या बना इससे? ए और वो बी दोनों ही बना जा रहे हैं क्या?
नहीं नहीं नहीं, 1 1 2 नहीं होगा इसका आंसर। हाँ, a प्लस बी माइनस 2 आ जाएगा फिर। ठीक है, 1 माइनस साइन 2x के हिसाब से क्या, हाँ बी होगा, बी होगा, गलत है कुछ। हाँ, नेक्स्ट। अरे बाकी सारे कर लिए। घूम फिर के तुम्हारे ही पास आ रहा है। पावर वाले क्वेश्चंस करो कम से कम, 24 25 ये सब, एक 24 26 ये सब क्वेश्चन सब। इसको कैसे करोगे, 24 को कैसे करोगे बताओ। तुम लोग को मैं देता इसलिए हूँ ताकि तुम लोग सब कर लो किसी तरह से, तुम लोग आप कर ही नहीं रहे हो तो उसमें मैं क्या कर लूंगा बताओ। मेरा काम है कि मैं तुमको बोलूँ कि करना है और फिर क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अब तुम बोल रहे हो कि मैं करूंगा ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 और अब अगली बार से ये नहीं करूंगा इसके ऊपर। बोलो, इस क्वेश्चन को करना है सपोज, तुमको क्या लगता है कि सबको आता ही नहीं होगा ये क्वेश्चन। हाँ, चले अधिकतर बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। क्यों, इसके दो रीजन है। पहला, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इंटीग्रेशन करके जाएंगे। दूसरा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, झक मार के आता होगा। कैसे स्टार्ट करोगे इस क्वेश्चन का अप्रोच बताओ, क्या तुम्हें लगता है, अभी जितना पढ़े हो उसके हिसाब से बताओ। अब तुम बार बार सब्स्टिट्यूशन यूज करने के चक्कर में हो, यहाँ पे अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं होगा। देखो, इसको अलग करना पड़ेगा पहले। हाँ, ये cos x के पावर में 1.5 है, इसको अलग करके लिख लो रूट का साइन x इंटू कॉस एक्स, माइनस यहाँ पे साइन x के पावर में 1.5 है, यहाँ पे इसको अलग करके लिख लो रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बताओ, इसके पावर में 1.5 है, यहाँ पे रूट के पावर में कॉस एक्स है। 1.5 का मतलब कितना होता है, 3/2, और इसका पावर हाफ है, खाली कॉस एक्स रह जाएगा ऊपर में, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होगा ना, तो कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स बाई रूट साइन एक्स। अगर मैं बोलूँ कि इसका इंटीग्रेशन तुम लोग मुझे बता सकता है जितना तुम पढ़ा उसके हिसाब से, ईजी है इसलिए कह रहा हूँ, बोलो। नहीं, अब यही तो बार बार गलती कर रहे हो। देखो, cos x को टी लोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स नीचे है, डी एक्स ऊपर है, और रूट साइन एक्स को क्या ले जाऊँ घुमाने के लिए। इसका अलग अलग थोड़ी ना करना है, देर इज नथिंग कॉल्ड कोसेंट रूल। कोसेंट रूल भी ये नहीं कहता कि तुम अलग अलग करो, एक्सेप्ट एल हॉस्पिटल रूल, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखती है। तुमको इन दोनों में से किसी एक को टी लेके क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को ढूंढना है। हाँ, तो अगर मैं साइन एक्स को टी लेता हूँ तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स। ये तो ऊपर बैठा हुआ है, तो ऊपर आ गया डी टी, नीचे आ गया रूट टी। अब रूट टी ऊपर जाके क्या बन जाएगा, वो डेरिवेटिव में नहीं होता है, पहले तो डेरिवेटिव के लिए टी लेते हैं ना, अभी तो सब्स्टिट्यूशन घुसा नहीं दिमाग के अंदर में। वीडियो देखना था, 20 मिनट का था वो वीडियो, सिर्फ उतना देख लेना था कि मैं कह क्या रहा हूँ, बस उससे हो जाता। तुम जिस चीज़ को इंटीग्रेशन के समय टी लेते हो उसका डेरिवेटिव करके क्वेश्चन का बाकी पार्ट्स आता है, वो डेरिवेटिव के अंदर में हो रहा है ना। इंटीग्रेशन जब करोगे तब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे डी टी बाई रूट टी को, ये बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी। -1/2 हो गया, और टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा जल्दी बताओ। 2 + 1 मतलब 1/2, और नीचे भी एक 1/2 आएगा जो ऊपर चले जाएगा, तो टोटल आंसर क्या हो गया, 2 रूट साइन एक्स। इधर से 2 रूट साइन एक्स आया, उधर से +2 रूट कॉस एक्स आएगा। अब ये कैसे होगा सोचो। अब इसके पास 1.5 है रूट का, इसके पास में बस साइन बाई रूट कॉस एक्स। अब तो ये समझ में आ गया है कि नीचे वाले को ही टी लेना है, cos x को टी लेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, cos x को टी लोगे तो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन एक्स, जो कि इसको प्लस बना देगा। हाँ बस, तो फिर आंसर में इसका 2 रूट साइन एक्स आया तो उसका +2 रूट cos x आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस बेस पे तुम 26 ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अभी और भी नीचे क्वेश्चन है। जैसे मैं चाह रहा था 31 32, कल मैंने बोला भी था कि इसको कर लो, इजी क्वेश्चन है, इसका तुम लोग सजेस्ट करो अभी। तुम लोग मतलब तुम दोनों तीनों जो हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या सोचते हो, इसको कैसे करना है। इसमें ऐसे दिया हुआ है, आंसर का आधा पार्ट साइड में दे दिया। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन वाला गेम ही नहीं है, इसमें तुमको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसके दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, मेन क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स बनाए हुए, 31 32। हाँ, रेशनलाइज करते, धीरे से क्या बोल रहे, इतना धीरे बोल दिया। हाँ, रेशनलाइज करना पड़ेगा इसको। रेशनलाइज कैसे करते हैं बताओ, प्लस के। तो अब जरा एक बार आइडिया लगाओ क्या आ जाएगा ऊपर में, ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, ये दोनों पे। तो 1/2 को पहले ही बाहर खींच लो। इसका मतलब है नेट टोटल तुम्हें इंटीग्रेशन किसका करना है, एक इसका माइनस एक इसका। अब ये कैसे करोगे, सेम जो तुमने रूट एक्स का सीखा है वही रूट के एक्स प्लस 1 के साथ भी होगा। क्या लिख दोगे, बोलो आंसर यहीं से कैसे। हाँ,
दैट -1/2, 1/2 + 1 ना, 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा एक 2/3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अल्फा की जगह क्या दिख रहा है तुमको? बीटा के साथ भी सेम आने वाला है, क्योंकि वो बीटा भी सेम प्रोसीड्यूर से। ये दोनों क्वेश्चन ही पड़ जाते हैं। उससे ऊपर और भी आसान है, जैसे 30 नंबर है, इसमें तुमको दे रखा है, ये फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, 2 log x + log x²। अब एक बात बताओ, 2 log x को और क्या लिख सकते हो? हाँ, और ln x² 2 बार ऐड हो रहा है बीच, नहीं नहीं, log a भी हो जाता है ना, तो x की पावर में 4 हो गया। और ये प्रॉपर्टी बताई थी, e की पावर में ln ऑफ समथिंग होगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन उसके ऊपर वाला क्वेश्चन, उसमें दे रखा है तुमको dx अपॉन में sec² tan इनवर्स x। अब बताओ इसको कैसे करोगे? लगाओ दिमाग इसके अंदर। बोलो, सोचो, कुछ तो करो। तो किया है ना, किया है तो बता कैसे करना। 1 + tan² करके करना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब तुम sec² x का फॉर्मूला यूज कर रहे हो। sec² x का फॉर्मूला होता है 1 + tan² x। तो तुम्हारे x की जगह में ये बैठा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? dx अपॉन 1 + tan² tan इनवर्स x। क्या tan² tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + x²? नहीं बोल रहा। tan² tan इनवर्स x, इसको अलग से लिख दो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर? ये तो थीटा की तरह काम कर रहा है ना, मतलब हो गया dx अपॉन 1 + x²। किसका इंटीग्रेशन होता है? हाँ, क्योंकि डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का 1/1 + x²। क्वेश्चन वहीं खत्म। उसके ऊपर वाला dx अपॉन sec x + tan x। अब बताओ इसको कैसे करोगे? 28। अब देखो sec x और tan x, cosec x - cot x, इस तरह की चीजें आती है, रैशनलाइजेशन कर लो पहले। बोलो रैशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव में भी हमने ये काम किया हुआ है। तो ऊपर आ जाएगा sec x - tan x, नीचे क्या आ जाएगा 1। अभी क्वेश्चन ही खत्म हो गया। sec x का इंटीग्रेशन याद किया तुम लोगों ने अभी तक, और tan x का भी, और इन सबके दो दो होते हैं, इसलिए एक बार ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाना जरूरी है। बोलो कौन सारा काम आएगा यहाँ पे? sec x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है log ऑफ sec x + tan x, और एक होता है log ऑफ tan π/4 + x/2। ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा कहाँ, तो फिर सीधा देख लो log sec x + tan x। पहले ही डी ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में भी दिख रहा है, डी ऑप्शन को मैंने भी हाइड किया है। अब tan x का सोचो, tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक माइनस का log ऑफ cos x और एक होता है प्लस का log ऑफ sec x। अब जो ऑप्शन डी मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि ये बीच में एक माइनस का साइन लेके बैठा हुआ है। और ऊपर आ जाओ, 27 हो ही गया ऑलमोस्ट। 27 में I1 ये तुमको दे रखा है e की पावर x होल अपॉन में e की पावर x + e की पावर -x dx, और ये है dx अपॉन e की पावर 2x + 1। तुम्हें सिंपली बोला है कि इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या होगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन इनके बीच में जरूर होगा। तो अब ये रिलेशनशिप जानने के लिए ऐसा करते हैं, किसी एक को डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, इसी को तोड़ते हैं। इसका नेगेटिव पावर है ना, तोड़ना जरा सिर्फ इतना बोलो कि इसका नेगेटिव पावर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन e की पावर x। तो एक e की पावर x इधर भागेगा, एक e की पावर x उधर भागेगा, तो ऊपर आ गया e की पावर 2x और यहाँ आ गया e की पावर 2x + 1। तो मिशन एकम्प्लिश्ड हो गया, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब तुम दोनों को ऐड करने जाओगे तो ऐड करते समय डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है तुम्हारा, और जब न्यूमरेटर को ऐड करने जाओगे, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, काट दो इनको। 1 1 का इंटीग्रेशन x लिखने के बाद तुम ऑप्शन में चेक करो है कहीं पे x। अब फाइनली 26 बच गया है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। बोलो इसको कैसे करोगे? इसमें दे रखा है sin x के पावर में -1/2 और cos x के पावर में -3/2। हाँ, ये अनन्या बताओ कैसे करेंगे इसको? इसको नीचे लो, दोनों को। हाँ चलो ले लेते हैं। नेगेटिव पावर वैसे भी रख के कोई फायदा नहीं है, तो एक तो √sin x बन गया, एक
रूट cos x। हाँ ठीक है। अच्छा इतना पहले समझ में आ रहा है। उसने क्या किया है, पावर को नीचे कर दिया है, तो इससे तुम अपना रूट का साइन लगा दो। रूट साइन एक्स का मतलब है इसको ऊपर भेजोगे तब तो माइनस हाफ होगा, अभी तो नीचे हाफ हो गया। सेम उसको भी नीचे लाके उसने उसको तोड़ दिया रूट कॉस एक्स इंटू। अब इसके बाद ये ऊपर जाके सेकेंड बन जाएगा, बना देते हैं फिर। आ जाओ नेकी और पूछ पूछ क्या बन जाएगा बताओ। ओहो हाँ क्या बना, एक्चुअली इसको मिटाना चाह रहा था। सेकेंड इसको भेजना चाह रहे हो ऊपर, उसको भेज रहे हो ना। हाँ सेक एक्स, ये ऊपर जाके सेक एक्स हो गया और नीचे क्या बच गया फिर, रूट के नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब अच्छा इसके बाद ऑप्शन से गेस मार लिया था। अच्छा इसमें ये सोचो अगर ये आ जाता तो काम बन जाता हमारा। हाँ इसी को करके आएगा, इसी को करके आएगा। क्या करोगे मल्टीप्लाई बताओ, ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करोगे, सेकेंड एक्स, और नीचे सेकेंड एक्स, वो कट जाएगा, रूट टेन एक्स बन जाएगा। इसके बाद तुमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेक एक्स से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे। ऊपर वाला तो तुमको समझ में आ गया, नीचे वाले को एक बार क्लियर करते हैं। ये तो आ गया, हमने सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/cos x। अब ये 1/cos x जब बाहर आया, इसका मतलब है कि उसको कैसे अंदर कैसे डालो, फिर मैं ले जाके स्क्वायर करके अंदर डालोगे तो फाइनली एक नीचे में cos स्क्वायर एक्स आएगा, एक cos x कैंसिल हो जाएगा रूट। अच्छा ये लाने के लिए मैं क्यों इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे अगर तुम tan x को t ले लेते हो तो तुम्हारा ऊपर वाला sec स्क्वायर एक्स dx बन के dt बन जाता है। तो ये आ गया dt अपॉन रूट टी। dt अपॉन रूट टी हम लोग पहले कर चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाए। चलो आई थिंक ये खत्म होता है यहाँ पे। अच्छा आज हम लोगों ने थोड़ा सा 3D की तरफ प्रस्थान करना है, ठीक है। तो आज पेपर एक बड़ा सा मैंने बनाया हुआ है, दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो 3D पहले करेंगे। इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं, पेपर डिस्कशन खत्म होता है।